सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे चुनाव और प्रतिनिधि। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्शन और रीसिलेक्शंस। ओके, तो आज मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूं कि चुनाव और प्रतिनिधि से आपका क्या संबंध है। यानी जो हमारे देश में चुनाव होते हैं और साथ ही साथ जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, ये कौन होते हैं और चुनाव किस तरीके से होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इस सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चुनाव कौन करवाता है और कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है कि हमारे देश में चुनाव किस तरीके से, किस प्रतिनिधि के द्वारा और किस प्रोसेस के जरिए होगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चुनाव क्या होता है। देखिए, चुनाव जो होता है यानी कि जो हमारा इलेक्शन होता है, उसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारा, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। यानी कि हमारे देश की जितनी व्यवस्था है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक में इलेक्शन होना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक का मतलब ही होता है कोई भी काम हो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जरिए। यानी हर चीज़ में, हर काम में जनता जो होती है वो मालिक होती है और जो प्रशासन होता है यानी जो गवर्नमेंट होती है वो नौकर होती है। क्यों? क्योंकि जो भी फैसले लेगी गवर्नमेंट वो किसके हित में लेगी? हमारे हित में लेगी। उसे जो भी फैसला लेना होगा किसके हित में लेना होगा? हमारे हित में लेना होगा। और इसके साथ साथ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, इसमें जनता जिस विधि के द्वारा यानी जिस प्रोसेस के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसे ही क्या कहा जाता है? इलेक्शन कहा जाता है, यानी निर्वाचन कहा जाता है। क्या है अब प्रतिनिधि? क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि प्रतिनिधि क्या होता है यार। अब मैं आपको इसमें ये बता दूं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जनता किसी व्यक्ति को चुनाव करती है यानी चुनती है, किस लिए? ताकि वो जाकर संसद में या जो विधानसभा है यानी सरकार के जो दो अंग है, कोई सा भी, या संसद ले लो या विधानसभा ले लो, ठीक है, उसमें जाकर भेजती है। उसमें इसलिए भेजती है ताकि वो जो भी वहाँ पर फैसला ले वो हमारे हित में हो। ठीक है, और वो जो व्यक्ति वहाँ पर जाता है, जिस एरिया से चुनकर जाता है, उसी को प्रतिनिधि कहा जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हुआ, ठीक है, आपने वोटिंग की। अब आपके एरिया से जो बंदा खड़ा हुआ था, अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो आपकी बात को, आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको कहाँ रखेगा? अपनी गवर्नमेंट के सामने रखेगा। कहाँ पर? संसद में। जब कोई भी फैसला नया लिया जाएगा या कोई कानून बनाया जाएगा तो उसके लिए जब कोई बातचीत होगी तो वो आपके मुद्दों को, आपकी बात को कहाँ रखेगा? संसद में, विधानसभा के सामने रखेगा कि इन लोगों को इन चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, और उसी बंदे को क्या कहा जाएगा? प्रतिनिधि कहा जाएगा, हमारा प्रतिनिधि। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरफ से जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कहाँ रख रहा है? गवर्नमेंट के सामने रख रहा है। ठीक है, और इसमें बता दूं, चुनाव का मैंने आपको बता दिया और प्रतिनिधि भी बता दिया। यानी चुनाव यानी वो एक ऐसा प्रोसेस है, यानी इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने किसी भी प्रतिनिधि को चुनते हैं या उसे निर्वाचन कहते हैं। ओके, और प्रतिनिधि वो होता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में यानी संसद और विधानसभा में भेजती है, उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहा जाता है। ओके, तो ये दो डाउट आपके क्लियर हो गए। अब इसके बाद आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये टॉपिक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में प्रत्यक्ष और आज के ज़माने में अप्रत्यक्ष, ये दो बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, देखिए इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें ये कहा गया है कि जैसे हमारा जो देश था वो पहले, उसमें इतनी जनसंख्या नहीं होती थी जितनी आज के टाइम पे। आज के हमारे देश की जनसंख्या जो है वो है 130 करोड़ क्रॉस है, या मे बी आप शायद 140 क्रॉस हो गई होगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें पहले के लोग क्या होते थे कि पहले के लोग ना एक जगह, जैसे कम जनसंख्या होती थी तो जगह कम लगती थी, तो जितने भी राज्य के लोग हो गए या कोई भी देश के लोग हो गए, वो एक जगह इकट्ठे होकर क्या करते थे? चयन करते थे। चयन का मतलब होता है चुनाव। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का डिस्कशन करते हों या कोई मतलब हमारे जैसे पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं का चुना जाता था वो करते हों, या कोई प्रतियोगिता का वो होता हो तो वो करते हों, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो अपनी डेली की मतलब ज़रूरतें होती थी, नीड्स होती थी, उनके फैसले ले सकते थे, या फिर सरकार कैसे चलानी है ये फैसले ले सकते थे। तो पहले के यूनानी के जो देश के जितने भी नगर राज्य, उनकी जो जनसंख्या होती थी ना वो बहुत ज़्यादा कम होती थी।
जिसके कारण क्या होता था, लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ पर अपने सारे फैसले लेते थे कि उन्हें किस तरीके से किस काम को हैंडल करना है, या किस काम को करने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, या कौन कौन लोग उसमें भाग ले सकते हैं, या कौन उसमें पीछे रह सकते हैं, या किसको उसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, तो इसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि जब आप किसी चीज़ का सिलेक्शन यानी इलेक्शन या कुछ भी हो जाए, जो आप आमने सामने करो यानी प्रत्यक्ष इन फ्रंट ऑफ करो, उसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, और लोकतंत्र में ये बहुत मायने रखता है। अब इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अब आज के टाइम पे हम मान लें, आज का टाइम हमारा बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन वाला टाइम है। ठीक है, अब जो मॉडर्नाइजेशन चीज़ है, इसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। क्यों? क्योंकि हमने नई नई तकनीकें सीखी हैं, नई नई चीज़ों को हमने अपनाया है। उसके साथ साथ हमने क्या, आधुनिक नए नए इलेक्शंस की कमीशंस आई हैं हमारी, नया लोकतंत्र का हमारा संविधान बना है, जिससे हमारे क्या हुआ है, चाहे वो अमीर गरीब ऊंची जाति नीचे जाति, सबका भेदभाव खत्म हो गया है, लोग एक समान हो गए हैं, लोग सबका विकास करते हैं, एक दूसरे का भला करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से, आधुनिकीकरण की वजह से, जिससे हमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। ठीक है, अब वो इसलिए क्यों, क्योंकि आधुनिक विशाल जनसंख्या वाली यानी आज के टाइम पे एक मॉडर्न ओके एंड ग्रेट एंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड जनसंख्या वाला यानी पॉपुलेशन वाला जो राज्य है। ठीक है, अब इसके टाइम पर आप ये सोचो कि जिसमें 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ क्रॉस है, वो कंट्री एक जगह पे कलेक्ट होकर यानी प्रत्यक्ष रूप से क्या लोकतंत्र का चुनाव यानी इलेक्शन कर सकती है? आप सोचो कि मतलब हमें मौका मिले कि हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं, पूरे देश के लोग, और हम सामने सामने से कहें कि नहीं, ये भाई हमारी तरफ से ये बंदा रहेगा, या हम इस पार्टी को चुनना चाहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा जनसंख्या को एक जगह पर कलेक्ट कर कर प्रत्यक्ष रूप से पूछ पाना, इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से क्या हुआ कि इस जो नीति है ना कि सब लोगों को एक जगह करते हैं, ये नीति आज के टाइम पर आधुनिक विकास वाले जनसंख्या वाले देश में इसे क्या किया, नकार दिया गया है, यानी इसे सराहा नहीं गया, इसे व्यवहारिक नहीं बताया गया है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो, आम जनता जो प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग ले पाती थी, कि मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट के जो भी पार्टिसिपेट, मतलब अब जैसे गवर्नमेंट कोई फैसला लेती तो वहाँ पर जितने प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जितने लोग होते थे उन सबको बराबर पता चलता था, समझ में आता था, सारी बातचीत उनके सामने होती थी, कोई भी फैसला लेगा, कोई भी कानून बनेगा, वो सब उनके सामने होता था। बट आज के टाइम पे यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कब कौन सा क्या कानून बन जाता है भाई, है कि नहीं? तो इसीलिए ये बात है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यही डिफरेंस है। ठीक है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, आज के टाइम पे जो इलेक्शन प्रोसेस यानी जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हमारे सामने आता है, ठीक है, उसी के ज़रिए हम अपने प्रतिनिधि यानी हम एक व्यक्ति को वोटिंग के ज़रिए चुनते हैं, उसे संसद में भेजते हैं, ताकि क्या हो सके, वो हमारी मौजूदगी दर्ज करवा सके, और साथ ही साथ जो भी फैसले हमारे लिए लिए जा रहे हैं वो उन्हें हमारे लिए डिस्क्राइब कर सके, और हमारे जो मुद्दे हैं वो उन्हें डिस्क्राइब कर सके। ओके, और अब जैसे जाहिर सी बात है, क्योंकि अब इतने सारे लोग तो सीधे संसद में जा नहीं सकते ना। अब आप ही सोचा, अगर इतने सारे लोग डायरेक्ट संसद में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा भाई, गवर्नमेंट खुद ही परेशान हो जाएगी, वो तो पागल समझने लगेंगे खुद को। तो यही बात है, इसलिए ओके। अब इसके बाद आता है आपका टॉपिक है चुनाव और लोकतंत्र। चुनाव और लोकतंत्र को अब मैं कैसे बता दूं, सिंपल सी बात इसमें यह है कि आप ये मान लो, सपोज आपके पास एक कॉइन है, एक कॉइन में 2 फेसेस होते हैं यानी 2 चेहरे होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, यानी चित और पट। ठीक है, अब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक, तो चुनाव और लोकतंत्र ये भी ठीक उसी प्रकार से हैं कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चुनाव के बिना लोकतंत्र अधूरा है, और लोकतंत्र के बिना चुनाव अधूरा है। क्यों? क्योंकि चुनाव तभी हो सकता है जब लोकतंत्र हो। अगर आप सपोज, लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि हर चीज़ आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है, कि आप जो चाहो वो कर सकते हो अपनी मर्जी के, आपके पास 5 मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, उनका हनन होने पर आप न्यायालय में भी जा सकते हो। बट अगर लोकतंत्र सरकार ना हो यानी लोकतांत्रिक नीति ही ना हो, और प्रजातंत्र हो, प्रशासनिक तंत्र हो या सैनिक शासन हो,
तो इसमें क्या होगा, आप पर जबरदस्ती थोपी जाएगी। ठीक है, इसमें आप कुछ चुन नहीं पाओगे, आपको जो दिया जाएगा वो आपको लेना पड़ेगा, जो नहीं दिया जाएगा उसके लिए आप लड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमें दूसरा चाहिए ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो इसलिए, और लोकतंत्र होगा तभी आप चुनाव कर सकते हो। ठीक है, और अगर चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि चुनाव तो आप तभी कर पाओगे ना जब लोकतंत्र होगा, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में जब हम चुनाव का प्रोसेस हमें मिलता है, यानी हम इलेक्शन देने कब जाते हैं, जब हमें छूट मिलती है। हमें ये कहा जा सकता है कि हाँ, आपके यहाँ लोकतांत्रिक प्रशासन है, आप अपनी किसी भी पार्टी को चुन सकते हो, अपनी मर्जी से उसे बिठा सकते हो। बट अगर यहीं पर प्रशासनिक शासन होता है या सैनिक शासन होता तो आपसे नहीं कहता। क्यों? ये उस टाइम का वो टाइम हो जाता है जब राजा महाराजाओं का टाइम होता। फिर सैनिक शासन वाला जो होता है ना, वो राजा महाराजाओं की तरह होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आपने सुपर 30 तो देखी ही होगी। ओके, उसमें भी क्या कहता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आज राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। समझ रहे हो ना? तो आज के टाइम पे चुनाव और लोकतंत्र ये दोनों एक दूसरे के बिना महत्वहीन है। क्यों? क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह काम करते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी पहलू गायब होगा, यानी कि हेड या टेल दोनों में से कोई एक भी गायब होगा या बिगड़ चुका होगा, तो सिक्का नहीं चलेगा। यानी कि फिर हमारा शासन व्यवस्था और हमारी जो दैनिक नीतियाँ होती हैं वो नहीं चलेंगी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में चुनाव व्यवस्था। अब देखो, मैं आपको इसमें बता दूं कि भारत में चुनाव व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान में हमें पूर्ण रूप से दिया गया है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में जो चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाए गए थे, यानी कि जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था उन्होंने ये पहले ही देख लिया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता था कि आज का टाइम हमारा कुछ और है, आने वाला टाइम कुछ और होगा, है कि नहीं? अब जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, लेडीज़ को नीचे समझा जाता था, हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश था, है कि नहीं? औरतों से ये कहा था कि नहीं, तुम पढ़ नहीं सकती, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती, तुम्हें घर में ही रहना चाहिए। बट आज के टाइम देखो, आज के टाइम पे औरतें यानी जो फीमेल्स हैं वो मर्द के, यानी कि हम आदमी के, यानी जेंट्स के, यानी मैन के एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो कैपेबल हैं, बट उन्हें दबाकर किसने रखा? हम लोगों ने, हमारे समाज ने। और इसीलिए जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने ये पहले ही सोच रखा था कि संविधान ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र को ध्यान में रखकर उन्होंने संविधान बनाया था, और उन्होंने यही सोचकर बनाया था कि किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या अन्याय ना हो। तो चुनाव के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसे नियम, कानून और कुछ संगठन बनाए थे जो इसके नियमों की, कानूनों की संविधान में देखरेख करेंगे, और संविधान में किस हक से ये सूचीबद्ध किए गए यानी मेंशन किए गए हैं इसकी भी पूर्णतः जानकारी वो लोग रखेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था कि अगर कोई कानून बदलना है या कोई कानून बनाना है या किसी कानून में, यानी विधेयक और विधायक, इसमें आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, इसको मैं आपको बता दूंगा कि अगर कोई विधेयक यानी कि जो बिल होता है उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करने हैं, या कोई नया बिल बनाना है, या किसी बिल पर कोई मंजूरी दिलवानी है, तो ये सब कार्य करने का काम जो होता है वो सब विधायिका को दे रखा है। यानी विधायिका के पास है कि अगर कोई नया बिल बनाना है, यानी विधेयक बनाना है, या उस पर कोई फैसला लेना है, या कुछ भी उसमें चेंजेस करना है, तो ये सब कौन देखेगा? विधायिका देखेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन किया गया। यानी कि आज के टाइम पे जो हमारे इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। ओके, चुनाव आयोग, ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है आपके। ओके, अगर आपको कुछ नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे मांग सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ जो कार्यप्रणाली होती है ना, किसकी? चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, और उसकी जो कार्यप्रणाली होती है कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव लड़वा सकता है, या कौन मत दे सकता है, या मत यानी कि वोट, ओके, या कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी, यानी कि जो मत यानी वोट जो दिए गए हैं वो कैसे गिने जाएंगे, कैसे काउंट होंगे, ये सब देखना किसका काम होता है? चुनाव आयोग का। और ये सब किस रूप में दिया गया है कि मतलब चुनाव आयोग ये देखेगा संविधान में, यानी संविधान में पूर्ण रूप से ये दिया गया है कि चुनाव आयोग यानी जो इलेक्शन कमीशन है वो ये देखरेख करेगी कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, चुनाव कौन लड़ सकता है, कौन उसमें वोट दे सकता है,
कौन उसमें चुनाव की देखरेख करेगा, और साथ ही साथ वोट काउंटिंग किस प्रकार से होगी और किस तरीके से होगी और निष्पक्ष होनी चाहिए, ये सब देखना किसका काम है, चुनाव आयोग का। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा भारत यानी कि चुनाव आयोग। ओके, यानी भारत में चुनाव आयोग से आपका क्या मतलब है। इसमें देखो आपको सिंपली समझ में आएगा, इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिया के इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है इसमें। अब इंडिया में 3 इलेक्शन कमीशन हैं, ठीक है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं 3 सदस्य चुनाव आयोग हैं, ठीक है, जिसमें से एक तो मुख्य चुनाव आयोग है और दूसरे अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पर 3 बंदों को चुना जाता है चुनाव आयोग की देखरेख के लिए। ओके, बाकी वो अपने नीचे जितनों को चाहे चुन सकते हैं, बट यहाँ पे 3 मेन होते हैं, जिनमें से एक होता है वो सबसे ज़्यादा मेन होता है, जिसे हम कहते हैं हेड कमांडर, वो मेन होंगे। ओके, और दूसरे जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं लेकिन पावरफुल वो भी होते हैं। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं यानी जो मेन होते हैं, उनकी नियुक्ति यानी उनका सिलेक्शन जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। ओके, यानी राष्ट्रपति उन्हें चुन के भेजेंगे कि आप जाकर ये देखो कि चुनाव किस प्रकार से हो रहा है। और साथ ही साथ देश के प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम मैं आपको बता दूं, जो प्रथम चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष बने थे उनका नाम था श्री सुकुमार सेन। ओके, मुख्य चुनाव आयुक्त का उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का था, ठीक है। अब इसमें आप ये कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, किसी भी चुनाव आयोग के मेंबर का यानी जो मेन चुना जाता है बंदा, उसका कार्यकाल मुश्किल से 6 साल होता है। लेकिन अगर जैसे कोई बंदा बहुत ज़्यादा एजेड है तो उसकी उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए या 65 साल होनी चाहिए, बस। इससे ज़्यादा वो चुनाव आयोग के पद पर नहीं रह सकता। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो उसे निकाल दिया जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ओके, आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इनको पढ़ लीजिएगा, चाहो तो वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए या कोई भी काम है या आप नोट्स चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, या कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, और साथ ही साथ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे और वीडियोज़ भी हैं। ओके, सो बाय।